सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये टूल आपके लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक डेवलपर टूल के बारे में, जो कि बहुत मैंडेटरी चीज़ है अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर कोडिंग लर्नर हैं या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक फंडामेंटल से, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर में। तो जब आप एक किसी भी वेबसाइट को ऐसे देखते होंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि इतनी सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करते होंगे ना, कि कौन कौन सी अलाइनमेंट, कौन कौन सी इमेजेस का स्पेस या फिर टॉप बॉटम मार्जिन पेडिंग, जितना भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या वो इतनी अलाइनमेंट कहाँ से सेटअप की जाती है, राइट। अगर आप सिर्फ कोडिंग लिखने पे ध्यान देते हो और आपको यही नहीं पता कि भाई उनको कैसे मैनेज करना होता है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, है ना। या फिर अगर आपकी वेबसाइट में कोई बग आता है, कोई जावास्क्रिप्ट में इशू है, राइट, या फिर आपके CSS कुछ मिसिंग है या कोई ऐसे टैग एलिमेंट मिसिंग है, तो आप उनको कैसे पता लगा पाओगे, है ना, तो कैसे उसको ट्रैक कर पाओगे। तो बेसिकली हमारे पास में इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक डेवलपर टूल होता है ब्राउज़र में। ये सभी ब्राउज़र में होता है। ब्राउज़र आपका जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, तो सभी के अंदर ये डेवलपर टूल अवेलेबल होता है ना। और कभी कभी हम इसको डेवलपर टूल ना बोल के इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी एक टूल बोल देते हैं, राइट। तो आप जब इस वेबसाइट को इस क्या किसी भी वेबसाइट को आप देखते होंगे तो आप इनको चीज़ों को ट्रैक करने के लिए जो जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से शुरू हो जाते हैं हमारे पास में, है ना। जैसे कि एलिमेंट्स, कंसोल, नेटवर्क, एप्लीकेशन, राइट। तो ये जो मैंने अभी विंडो खोली है यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली ए डेवलपर टूल, राइट। तो जानेंगे सबसे पहले कि ये आता कहाँ से है। तो आप अगर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो क्रोम में आप देखोगे तो बाहर ही एक ऑप्शन होता है इस तरीके का, राइट, डेवलपर टूल्स करके। तो आपने जस्ट वन टैप इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते हो तो जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके सबसे लास्ट वाले एलिमेंट पे जाना है, दिस इज इंस्पेक्ट, राइट। इंस्पेक्ट पे आपने क्लिक करना, वैसे ही ये आपका डेवलपर टूल ओपन कर देगा आपके उसी वेबसाइट के बॉटम में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे चीज़ें देखने वाली क्या है कि इतनी सारी कोडिंग आ रही है, इतना सारा डेटा आता है, तो हमारे क्या क्या यूज़ क्या है अगर आप एक बिगिनर हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो करंट पेज आप लोड करते हो, है ना, ये क्या बताता है कि इसके अंदर आपका सारा वो रेंडर्ड कंटेंट होता है जो भी आप अपने HTML के पेज में लिखते हो, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास में एक बेसिक पेज है जहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है HTML 2026, या फिर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना। ये लिखा और मैंने कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मतलब रिफ्रेश कर दिया पेज को, और हमारा कंटेंट इस तरीके से आ गया, राइट। अब मैं पेज रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हमारे पास में हेड टैग बन के आ गया, बॉडी टैग बन के आ गया, है ना, बॉडी के अंदर में H1 बन के आ गया। तो दिस इज समथिंग कि आपकी पूरी स्केलेटन जो आप लिखते हो पीछे बैकग्राउंड में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में रिप्रेजेंट हो जाती है कि आपने क्या क्या प्रिंट कराया है ना। और ये प्रिंट भी इसलिए होता है क्योंकि जो HTML है ना वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो जो चीज़ें हम लिखेंगे वो हम देख भी सकते हैं ब्राउज़र पे कि एक्चुअल में क्या सिंटेक्स लिखा गया है। और वही चीज़ अगर मैं PHP की बात करूँगा तो PHP बेसिकली एक एग्जीक्यूशन वाली लैंग्वेज है ना, सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो आप जो वेरिएबल्स लिखते हो तो वो बेसिकली आपको आउटपुट देता है, आपको प्रोसेसिंग नहीं देता है। लेकिन वही चीज़ आप HTML और CSS और JS के साथ जानेंगे तो JS ये सारी की सारी ना क्लाइंट लाइब्रेरीज है, क्लाइंट लैंग्वेजेस है। तो आप इसमें सारे फंडामेंटल्स ना बाहर ही देख सकते हो कि किस बंदे ने क्या लॉजिक लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो किस में आप लेके चलूँ, जैसे मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ अभी, है ना। इस तरीके से एक वेबसाइट खोल लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ जाते हैं और हम देखते हैं, देखो सारी की सारी स्क्रिप्ट इस तरीके से आपको पता लग जाती है क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है और किस फाइल के अंदर में, है ना, किस फाइल के अंदर में डेटा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैंने ये देखा। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस की लोडिंग आपको इस तरीके से दिख जाती हैं। अगर वही चीज़ अगर मैं फिर से PHP की बात करूँ तो PHP में ये चीज़ें नहीं दिखती है। PHP पहले से ही क्या होता है, वो रेंडर करके आपको डेटा भेजता है, मतलब आउटपुट भेजता है, आपको प्रिंटेबल वैसे स्क्रिप्ट नहीं दिखाता ब्राउज़र पे, है ना। तो ये कुछ ऐसा सा होता है कि हमारे पास में सारा का सारा जो हम HTML में लिखते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे लोड हो जाता है ना। इस तरफ जितना भी कोड आता है वो आपका कोड स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसी तरीके से जब आप राइट साइड को देखते हो तो राइट साइड में आपकी CSS के सेलेक्टर्स आते हैं, है ना।
सेलेक्टर बेसिकली हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सेलेक्टर लाइक कि आप जिस भी टैग को, किसी भी एट्रीब्यूट को जब टारगेट करते हो ना, तो उसको सेलेक्टर बोलते हैं कि उसके एट्रीब्यूट में जो भी हम जैसे क्लास देते हैं या आईडी देते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को हम सेलेक्टर बोलते हैं बेसिकली सीएसएस में, है ना। तो अब जैसे मैंने ये बॉडी टैग को मैंने टैप किया, यहाँ पे मैंने देखा तो इस तरफ में बॉडी की सारी प्रॉपर्टीज लोड हो गई, है ना। और यहाँ पे मैंने देखा H1, तो H1 पे ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज यूज हो रखी है ना। और अब एक चीज आप देखो, यहाँ पे यूजर एजेंट स्टाइल शीट लिखा हुआ है। तो दिस इज समथिंग कि ये आपकी वो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, जो ब्राउजर लेवल पे कॉन्फ़िगर्ड होती है, ये वो वाली स्टाइलिंग है जो बाय डिफॉल्ट HTML कंटेन करते हैं ना, बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलिमेंट डॉट स्टाइल का एक आपको प्लेस होल्डर दिख रहा है, और यहाँ पे आप जैसे टैप कर रहे हो ये लिखना शुरू कर दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप जो डिबगिंग शुरू करते हो ना, जैसे मैंने अभी H1 पे टैप किया तो H1 का अलाइनमेंट अभी वो सेट हो गया। अब देखो मैं कोई प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे मैंने कलर लगाया रेड, है ना, या फिर मैंने बोला ग्रीन। हालांकि यहाँ पे ग्रीन ऐसे लिखते नहीं है ना, हमें बेस्ट अप्रोच जो होती है वो इनके हेक्स कोड को यूज़ करना होता है। ये देखो, है ना। तो जैसे मैंने इसको देखो टैप करके देखा, मेरा यहाँ पे ब्राउजर में चेंज हो गया, है ना। लेकिन ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, यहाँ पे आप ना सिर्फ डिबग कर सकते हो। अब इसको ऐसा नहीं है कि आप लाइव सिंक के सर्वर पे कनेक्ट कर पाओ। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या करते हो, इसको टेम्परेरी सिलेक्शन करके देखते हो भाई आपने क्या डेटा प्रॉपर्टीज लगानी है। जैसे मैंने बोला बैकग्राउंड रेड, है ना। अब देखो यहाँ पे मेरी डिटेल्स अपडेट हो गई है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं दूसरे ब्राउजर में खोलूंगा, दूसरे टैब में खोलूंगा, तो देखो अभी भी ये स्टैटिक ही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डिबग कर रहे हैं, हम उसमें छेड़छाड़ करके देख रहे हैं कि कैसे परफॉर्म करती है, कैसे परफॉर्म करता है जो भी आपके इवेंट वगैरह। लेकिन अगर आपको यही चीज़ अगर आपके अपने उसमें चाहिए ना, एडिटर में चाहिए, तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है, और आपके जो स्पेसिफिक सेलेक्टर्स है, राइट, जैसे भी आपका बॉडी स्ट्रक्चर चल रहा होगा, जैसे लेट्स से मैं अभी के लिए स्टाइल करके और यहाँ पे H1 को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ये करके, राइट। तो अभी मैं ये जो रेड लिखा है ये बस ऐसे ही लिख दिया, बट आपने हेक्स कोड यूज़ करना है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते ही देखो H1 एलिमेंट यहाँ पे लग गया, और देखो इसने क्या किया, एक फाइल लोकेशन बताई, राइट। तो जब भी आप किसी भी फाइल को इंक्लूड कराओगे, चाहे वो CSS है, JS है, तो उसका पाथ यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि वो CSS कहाँ से लोड हो रही है ना। तो हमारा जैसे अभी ये जो पार्ट होता है ना स्टाइल वाला, ये बेसिकली आपको सिर्फ CSS का पार्ट लोड करके दिखाता है कैसे काम करता है, और यहाँ पे आपकी लोकेशन होती है, पाथ लोकेशन होती है कि कहाँ से वो फाइल एक्सेस कर रही है उस CSS को, है ना। ये बेसिकली पाथ आ जाता है। और वैसे ही अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हमारे पास में होवर के एलिमेंट्स होते हैं ना, होवर के सेलेक्टर्स होते हैं काफ़ी सारे। तो जैसे एक्टिव हो गया, फोकस हो गया, होवर हो गया, है ना, टारगेट हो गया। तो आप जब भी किसी एलिमेंट पे, जैसे मान के चलो आपका लिंक है ना, अगर आप लिंक पे जैसे होवर करते हो ना, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने इस पर होवर किया, राइट, तो अभी कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ, मैंने इस पर टैप किया, है ना, टैप करके मैंने यहाँ पे होवर की प्रॉपर्टी पे टैप कर दिया, राइट। देखो तो अभी इसने क्या बताया, जब मैंने LI पे होवर किया तो होवर करने पे ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, और अब मैं इसकी सेलेक्टर की प्रॉपर्टीज को देखूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी लोड हो रही होगी। ये देखो ऐसे करके, है ना, ये बता रहे कि अगर ये नैव बार है तो ऐसा है, और ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो यहीं पे समझते हैं बेसिक भाषा में। तो जैसे मैंने H1 को किया, वैसे ही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लोड हो गई। तो ये सेलेक्टर आप आगे फ्यूचर में जानेंगे, जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उनमें आएंगी। वैसे ही अब आपको क्या करना है, आपने एक यहाँ पे कोई एलिमेंट को क्लास देनी है ना। अगर आप एक स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला टेस्टिंग, या फिर ये मैंने बोला हेडिंग, है ना, हेडिंग, तो ये मैंने हेडिंग बनाई, तो इसने अभी इसी कोड बेस में अपडेट कर दिया, है ना, हेडिंग को। तो आपने क्या करना है, यही क्लास, जैसे मान के चलो आपने, मैं इसको ना इस नई क्लास में करता हूँ एक, ठीक है, मैं इसको करता हूँ www हेडिंग, ठीक है। इसने एक सेलेक्टर यहाँ पे बना दिया, राइट। और ये मैं अभी क्या करता हूँ, इस पे एक मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, है ना। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये देखो, ठीक है, ये येलो कलर का बॉर्डर लग गया, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने इसके इस एलिमेंट पे लगा दी, तो अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे या तो आप इस क्लास को ऐसे कर दो, या फिर H1 डॉट ऐसे कर लो। ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से सिंटैक्स फॉलो करना है। कि ये वाला जो सेलेक्टर ये बताएगा कि सिर्फ जो H1 के साथ हेडिंग टैग, हेडिंग वाली जो क्लास है उस पर क्या इम्पैक्ट करना है, या फिर आप इसको ग्लोबल वे में लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अपॉन यू कि आपने क्या करना है ना। कि भाई जैसे मैंने इसको किया, है ना, मैं इसको कॉपी करके और इसी में शिफ्ट कर देता हूँ, राइट, और इसको हटा देता हूँ,
ठीक है, तो इस तरीके से। और हाँ, मेरे को ये क्लास भी अभी सेलेक्टर एज एन सेलेक्टर यहाँ पे देनी होगी, है ना। तो ये तो हो गया आपका सी एस एस वाला पार्ट सारा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई चीज़ें और भी मिल जाएगी। ऐड एलिमेंट करना, यहीं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहीं पे सी एस एस लिखने वाले कुछ प्रोविजन दिख जाएंगे, राइट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कंसोल की तरफ में। तो ये कंसोल क्या है ना। कंसोल बेसिकली जब भी आपकी जावास्क्रिप्ट के कोई एरर्स होते हैं या फिर आपको कोई डिबगिंग करके कोई कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है कंसोल के अंदर में, ब्राउजर के कंसोल में ना, तो ये वहाँ पे आप ये करा सकते हो। जैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, है ना। जैसे कि स्क्रिप्ट करी मैंने, और मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप कंसोल में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रुको मैं एक बार ना ये एक बार कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, है ना। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू जब प्रिंट कराना चाहते हो ना ब्राउजर की, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन एरर देना चाहते हो, जैसे मैंने बोला console डॉट इन्फो करके, है ना। तो ये देखो इन्फो के केस में अभी ऐसा आ गया। अगर मैं कोई वार्न करके दूंगा तो वॉर में कुछ इस तरीके से वार्निंग आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से है कि अगर आप एरर करना चाहोगे, ठीक है, तो ये एरर वाले फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से ये एरर डिबगिंग होती है। और आपकी वेबसाइट में कोई भी अगर जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी मिसिंग होगी, है ना, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ आती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से ना उसको चेक कर सकते हो। ये सारे टूल्स होंगे, ये सारे टैब्स होंगे कि जैसे आपने एरर देखना, वार्निंग देखनी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई बेसिक मैसेज है, तो सारी प्रिंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर है हमारे पास में नेटवर्क, है ना। और यहाँ पे एक दो चीज़ें और आप इनको जैसे क्लियर करना तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से प्रिंट कराओ, यहाँ पे भी अगर आपने कोई वो लिख के देखनी है ना स्क्रिप्ट, तो आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेटवर्क की तरफ में। देखो नेटवर्क बेसिकली क्या है यहाँ पे कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट लोड होती है ना, जब भी आपका सर्वर रेंडर करता है आपकी किसी भी चीज डिटेल्स को, तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स और सीएसएस लोड होती है ना। कि अगर आपने कोई सीएसएस लगा रखे तो सीएसएस आएगी, जेएस है तो जेएस आएगी, कोई थर्ड पार्टी कोई जेएस लगाई है तो वो आ जाएगी, है ना। जितने भी इमेजेस होंगे वो सब लोड हो जाएंगे। तो उन्हीं चीज को यहाँ पे हमने समझना होता है कि कौन कौन सी फाइल्स और एसेट्स हमारे पूरे पेज में लोड हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास में फिल्टर होता है ऑल का। आपने बहुत बेसिक तरीके से समझना, बहुत डीप में नहीं जाना। धीरे धीरे जब आप यूज करना शुरू करोगे तो आप अपने आप ही इन चीज को सीख जाओगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे है ऑल वाला फीचर, है ना। ऑल है, फैच एक्स एच आर है, डॉक है, सी एस एस है, जी एस है। तो दीज आर फाइल एक्सटेंशंस की हमारी किस तरीके की फाइल्स लोड हो रही है, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो बस इस तरीके से, है ना। अब जैसे मैंने लोड किया, ऑल पे मेरा टैब चेकड है, और जैसे लोड हुआ देखो एक एचटीएमएल डॉक रेडी हुआ, एक साइट डॉट वेब मैनिफेस्ट जो कि हमने हेडर में लगाई थी पुरानी वीडियो में वो लोड हुई। फिर एक एसेट्स था जो फेविकोन डॉट आईको एज एन इमेज लोड हुआ। वैसे ही जेएस वगैरह जो भी थी डिफॉल्ट वाली, देखो ये गूगल की एक्सटेंशन लोड हो गई अपने आप ही, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जितने भी जावास्क्रिप्ट या एसेट्स लोड होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपने देखना भी मेरे को सिर्फ इमेजेस देखनी है कौन कौन सी लोड होनी है, तो आप रिफ्रेश करोगे तो सारी इमेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएगी जब भी वो लोड करेगा, तो है ना। और उसी तरीके से अब आपने क्या करा, जैसे आपने फॉन्ट चेक करने हैं, सीएसएस चेक करनी है, मैं थोड़ा सा एक दूसरी वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे कितने सारे फॉन्ट एसवीजी, देखो ये नीचे सारे के सारे सब लोड हो रहे हैं। अब मैं सिर्फ इमेज को देखता हूँ, देखो अब सब इस टैब को जैसे मैंने फिल्टर किया इमेज में, तो सारी की सारी जितनी भी इमेज है देखो एसवीजी 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 पीएनजी वेब सारी की सारी इस तरीके से आ गई। वैसे अगर मैं और मीडिया की जेस फॉन्ट की बात करूँ, देखो फॉन्ट की बात करूँ तो ये हमारे फॉन्ट है जो हमारे लगे हुए इस वेबसाइट में। फिर ऐसे ही सीएसएस की बात करूँ तो ये सारी की सारी सीएसएस लोड हो रही है ना। तो ये कुछ फंडामेंटल है, जैसे साइज है, इनिशिएटर है, टाइप है, ये हम आगे फ्यूचर में सीखेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा एग्जांपल है जो कि नेटवर्क में। और हाँ, अगर आपने कोई एजेक्स लोड करनी है ना, या फिर एजेक्स देखनी है कौन सी एजेक्स लोड हो रही है ना, तो एजेक्स भी हम आने वाली वीडियोस में ही जान लेंगे। तो दिस इज समथिंग कि कोई रिक्वेस्ट, जैसे अगर आप अपनी सेम वेबसाइट से किसी दूसरे सर्वर पे या फिर आप सेम सर्वर पे अगर कोई रिक्वेस्ट भेजते हो और डेटा रिसीव करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ट्रैक आउट कर सकते हो। देखो जैसे भी थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है ना, ये देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो अभी देखना सर्वर से जब कोई कॉल आएगा तो आप ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो अभी चल रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। और पेंडिंग जैसे रिजोल्व हो जा रहा है तो 304 आ जा रहा है,
तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आ जाती हो। और वहीं जिस भी रिक्वेस्ट को आप देखोगे तो आप उसके हेडर्स देख सकते हो, भाई क्या उसका सर्वर का यूआरएल है, कौन सा मेथड यूज हुआ है, क्या स्टेटस कोड आया है ना, कौन सा रिमोट एड्रेस था, क्या हेडर्स पास किए गए हैं, वो सारी की सारी इस चीज़ में आप अपना दिमाग लगा के देख सकते हो अपना, है ना। तो हमने एलिमेंट कंसोल और नेटवर्क को समझा, और थोड़ा सा और समझते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं। एक लास्ट नहीं, दो चीज़ें और समझेंगे इसमें, कि एक की आपकी एप्लीकेशन, राइट। तो जो लोकल स्टोरेज है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लोकल स्टोरेज भी है, तो ब्राउजर के की भी अपनी एक स्टोरेज होती है, राइट। जैसे कैश के लिए, या फिर आपको कुछ वेरिएबल्स अगर जावास्क्रिप्ट में सेटअप करने होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। तो लोकल स्टोरेज में आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे लोकल स्टोरेज में मेरा जो भी यूआरएल होता है, जैसे मेरी वेबविला वाली साइट है, तो वेबविला की सारी कीज यहाँ पे लोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगर मैं लोड कराऊंगा। वैसे ही सेशन है, कि अगर मेरे को कोई सेशन बनाना है ना, सेशन से रिलेटेड कोई जावास्क्रिप्ट का इवेंट लिख के और ब्राउजर में कि स्टोरेज में अगर कुछ सेट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। वैसे ही ब्राउजर की कुकीज़ आपने चेक करनी, तो सारी कुकीज़ देखो, ये सारी कुकीज़ बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आप कुकीज़ चेक कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग कि आप सारी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऐसे जो भी जेएस के इवेंट है, जेएस की जो भी आपकी स्टोरेज को लेकर कोई इवेंट अगर आपने हैंडलिंग कर रखी है, और डेटा बाईपास करके या जो भी आपने खुद पास करके सेट कर रखा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अब थोड़ा सा और आगे अगर देख लेंगे, तो ये जैसे स्टोरेज सर्विस वगैरह, ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, है ना। और थोड़ा सा अगर आप और आगे आ जाओ, तो परफॉर्मेंस है ना। परफॉर्मेंस में बेसिकली आपकी जो वेबसाइट लोड हो रही है, उसकी मैट्रिक्स यहाँ पे आती हैं। जैसे आप गूगल पे स्पीड देखोगे ना, जो मैट्रिक इंडेक्स बताता है पूरा, वैसे आप परफॉर्मेंस में आके भी ये चीज़ें देख सकते हो, राइट। और मेमोरी ये वाला इसको छोड़ देते हैं। आगे है हमारे पास में लाइट हाउस, जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेज स्पीड एनालाइज करने के लिए है। जैसे आप गूगल पे स्पीड यूज़ करते हो, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो ये आपकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करेगा और आपको एरर्स बता देगा कि आपके कंसोल में या फिर आपकी स्पीड को लेके कौन कौन से इश्यूज है, राइट। जैसे अभी लोडिंग हो रही है, तो अभी ये ऑडिट कर रहा है अपनी वेबसाइट को, ठीक है। अब ये ऑडिट करेगा, और ऑडिट करने के बाद में आपको सारी डिटेल्स लोड करके बता देगा कि आपकी एक वेबसाइट में कौन कौन सी जगह क्या क्या एरर्स है, जो कि आपको गूगल को कंपैटिबल बनाने के लिए फिक्स करने हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेता है ये, ठीक है। तो ये देखो, अभी ये सारा का सारा जनरेट कर देगा डेटा आपका। जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल देखो, अभी बता रहा है कि भाई कुछ इस तरीके की यहाँ पे स्पीड साइज आ रहा है, कि हमारा ये ऐसा सा ग्रेड आ रहा है ना, परफॉर्मेंस ऐसी है। तो दिस इज समथिंग कि ये कुछ ग्रेड्स है, ये भी आगे फ्यूचर में जानेंगे। तो ये देखो, इन्होंने सारा हमारा इंडेक्सिंग बता दिया, भाई क्या हमारी स्पीड साइज है, कितना फर्स्ट जो हमारा कंटेंट लोड हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, क्या ब्लॉकेज है, कौन सी चीज़ों को सुधारना है, ये सारे एरर्स देखो यहाँ पे इसने लिस्ट कर दिए। तो ये चीज़ें आपको लाइट हाउस में मिल जाएगी। आगे फिर सोर्सेज है, सोर्सेज में आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई सारी। तो ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू है पूरे जो टूल्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो है हमारे पास में रिस्पॉन्सिव व्यूअर, है ना। कि आप जब किसी वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव पे काम करोगे, मोबाइल डिवाइस या उसको टैबलेट के उस पर कंपेटेबल बनाते टाइम, तो आपको ये टूल भी ध्यान रखना है। जैसे ये टूल है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो ये आपको मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर देगा आपकी विंडो को, है ना। तो आप यहाँ से मोबाइल व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी जैसे मीडिया क्वेरीज है, जैसे आपकी जो डायमेंशंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे 320 है, 375 है, 425 है, और अपनी कस्टम देनी है तो आप कस्टम भी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इनके अंदर में ना वो भी होते हैं, ये जो डिवाइस के और भी डिवाइस होते हैं, और आप खुद भी डिवाइस ऐड कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो एडिट करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी स्टाइल जो डायरेक्टरी जो प्रोवाइड करता है ना, ये जो ब्राउजर होते हैं, देखो जैसे कितने सारे फ़ोन के मॉडल्स होते हैं यहाँ पे, उस फ़ोन के मॉडल से आप यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करा सकते हो अपना, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं और थोड़ा सा आगे चलूँ, तो यहाँ पे होता है टायर वाला, है ना। कि आपको अगर मान के चलो आपको कोई भी वेबसाइट एकदम फुल फ्लैश 5G पे टेस्ट करनी है, या फिर आपको उससे थोड़े से लोअर टायर में, या फिर इंटरनेट स्पीड पे चेक करनी है, या फिर बिल्कुल ऑफलाइन वाले मेथड में यूज़ करने, तो आप यहाँ से वो इवेंट को कन्फिगर कर सकते हो, जिससे आपको आपकी पेज स्पीड, जैसे मैं देखो अभी मैं लोड करता हूँ, है ना। लोड करते ही मेरी स्पीड से लोड हो जा रही है ना, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है उसकी स्पीड ज़्यादा है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लो टायर में करूँगा, तो अब देखना लोड होना थोड़ा सा उससे स्लो कर देगा। तो दिस इज समथिंग जो आपने यूज़ करना है।
और थोड़ा सा अगर और जान, देखो अभी तो बहुत स्लो हो गया, अब मैं एक बार नो थ्रोटलिंग वाले पे कर देता हूँ वापस से, ताकि मैं फास्ट इसको कर पाऊँ। और ये आपके कुछ ओरिएंटेशन है, ठीक है, ओरिएंटेशन की जैसे आपके, जैसे ये मेरा वर्टिकल वाले में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल वाले में, जैसे आप जैसे एंगल चेंज करते हो ना अपना, ऑटो लेआउट इनेबल करते हो मोबाइल में, तो ये वाला फीचर है आपका। और थोड़ा सा और इधर आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ। तो हाँ, इस 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये होते हैं आपके डॉक साइड, कि आपको अपनी विंडो किस तरफ खोलनी है, ब्राउजर में ही खोलनी है, लेफ्ट में खोलनी है, देखो जैसे लेफ्ट में आ गई, ऐसे राइट में आ गई, और ऐसे ही हमारी ये हम करेंगे तो बॉटम में आ गई, है ना। और कुछ फंडामेंटल्स और भी अभी गूगल ने क्या किया है, कुछ एआई के मॉड्यूल्स इसमें ऐड ऑन कर दिए। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना किसी एरर पे, तो आप एआई असिस्टेंट, जो भी आपकी एआई असिस्टेंस है, उससे भी आप ये चीज़ सपोर्ट ले सकते हो। अगर आप कोई टैग या उसके बारे में हेल्प लेना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली आपको अपना सर्च रिजल्ट से लाके डेटा दिखा देगा। ये मैंने टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है। जैसे डिबग विद एआई है, शो कंसोल ड्रॉअर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कमांड वगैरह, ये भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये फाइल्स वगैरह हो गए, मोर टूल में थोड़ा सा और आगे डेप्थ में फिर आपने जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा है। बाकी हालांकि जितना भी अभी जो यूज़ केस मैंने बताया, ये एक बिगिनर के लिए बहुत सफिशिएंट है। और मैक्सिमम जितने भी डेवलपर्स हैं ना, वो इनसे बाहर कोई ऐसे फंडामेंटल्स यूज़ नहीं करते जो ब्राउजर की एक्सटेंशन से उसको बाहर यूज़ करने पड़े, है ना। तो ये आपका 98% ओवरऑल कवर कर देता है डिबगिंग की, जिससे आपने सारी चीज़ों को ट्रैक कर लेना होता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जो भी जो नए बिगिनर्स हैं, राइट, तो बिगिनर्स है या फिर जो वेब डेवलपमेंट में अपनी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो भेजो और मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें ऐसे ही डे बाय डे शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।